नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। दिल्ली के चुनावी घमासान में प्रचार के आखिरी हफ्ते में बढ़ी सरगर्मी। पीएम मोदी बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आप और कांग्रेस की ओर से भी तेज हुआ प्रचार। महाकुंभ की धरती पर योगी कैबिनेट की बैठक जारी। कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। योगी मंत्रियों के संग संगम में भी लगाएंगे डुबकी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शानदार 10 वर्ष पूरे। अभियान को एक पहल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने की देशवासियों की प्रशंसा। जम्मू के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से मौतों के बाद अलर्ट पर प्रशासन। गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय टीम का निरीक्षण जारी। 3 कंटेनमेंट जोन में बटा बधाल गांव। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच आज। कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा मुकाबला। और सबसे पहले दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आज नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। नमो ऐप के राष्ट्रीय समन्वयक और भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में वे दिल्ली में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ताओं वीडियो कॉल माध्यम से पीएम मोदी का संदेश सुनेंगे। उनमें से कुछ को पीएम मोदी के साथ बातचीत का अवसर भी मिलेगा। दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा, सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर और अतुल गर्ग, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री विजेंद्र सचदेवा के अलावा सभी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रदेश, जिला एवं मंडल संगठन पदाधिकारी, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख आदि नियत स्थानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में जुड़ेंगे। एनडीए के सभी 70 विधानसभा प्रत्याशी और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की टीम के सदस्य भी मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद से जुड़ेंगे। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले ईस्ट किदवई नगर पहुंचे, उसके बाद आरके आश्रम लेन में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शासित पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले भाजपा के नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा चुनाव में हार के डर से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमृतसर के रहने वाले पंजाब सरकार के 2 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब के पंजीकरण प्लेट वाले हजारों वाहन नई दिल्ली में घूम रहे हैं। पंजाब सरकार के ट्रकों में पानी के डिस्पेंसर, कुर्सियां और अन्य सामान दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से दिल्ली के चुनाव में पंजाब सरकार द्वारा संसाधनों के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है।
यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य से लोग आते हैं, यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं, किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियाँ देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकती हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी का ये बयान सुनिए, ये बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। वहीं नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार की गाड़ियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीआर कैंप में पंजाब पुलिस की गाड़ियां देखी गई, जो कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस समेत तमाम प्रवर्तन एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। मंगलवार को चेकिंग के दौरान दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक कार से करीब 47 लाख रुपए बरामद किए गए। कार वसीम मलिक नाम के स्क्रैप कारोबारी की बताई जा रही है। रकम जब्त कर ली गई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरीश निशाना दिल्ली की तमाम चुनावी गतिविधियों पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो गिरीश, ये जो नगद एक तरह से पकड़ा गया है, इस घटना पर क्या अपडेट है? सबसे पहले देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल दिल्ली पुलिस ने ये संगम विहार में मंगल बाजार रोड पर एक कार को जब रोककर पकड़ा तो उसके अंदर 47 लाख रुपए नगद उनको मिले, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। हालांकि जिस व्यक्ति से ये नगद राशि पकड़ी गई है वो वसीम मलिक नाम एक व्यक्ति है, जो जिसका कहना है कि उसका स्क्रैप का काम है और उसके अपने वो पैसे थे। हालांकि क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, 50,000 से ऊपर की धनराशि अगर आप अपने पास रखते हैं 2 लाख रुपए तक, तो आपको उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत मोटी रकम थी, 47 लाख रुपए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं इन पैसों का इस्तेमाल आगामी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं किया जाना था, कहीं जो मतदाता हैं उनको खरीदने की बात हो रही हो। तो ये तमाम बातें जो हैं, इसमें इनकम टैक्स भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। दिल्ली का निर्वाचन कार्यालय है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और इस पर पूरी जांच हो रही है कि किस तरह से चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के अंदर 47 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई है। तो ऋतु, एक ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है दिल्ली के अंदर। जी गिरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम तमाम राज्यों में सफल होता भी दिखाई दिया है। कार्यकर्ताओं में दिल्ली के चुनाव में नई जान फूंकते हुए किस तरह से बूथ स्तर से लेकर विधानसभा तक की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है इस कार्यक्रम के साथ? देखिए ऋतु, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत जो दिल्ली के अंदर बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। इस समय ये नमो ऐप के माध्यम से ये पूरा संवाद चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि दिल्ली के अंदर 13,033 पोलिंग स्टेशन हैं और उन पोलिंग स्टेशनों के अंतर्गत जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं वो आज पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके अंदर कहीं ना कहीं आज जोश भर रहे हैं और आज उनको कहीं ना कहीं जीत का मंत्र मिलेगा। और ये लोग जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको पार्टी के कार्यों के बारे में और ज्यादा अवगत कराएंगे, ताकि 5 फरवरी को उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नमो ऐप के माध्यम से पूरी दिल्ली के अंदर बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। जी गिरीश, दिल्ली चुनाव का मुकाबला अरविंद केजरीवाल के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही बहुकोणीय मुकाबला होने, यानी कि कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव में उतरी है, तो ये मुश्किलें बढ़ा रही
रही है। ऐसे में जो बड़ा एक तरह से एक जो आरोप लग रहा है केजरीवाल सरकार पर कि पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल केजरीवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या उस पर किसी तरह का संज्ञान अभी चुनाव आयोग ने लिया है? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव आयोग तक इस आरोप और इस कंप्लेंट को लेकर पहुंचे हैं। देखिए, जो दिल्ली निर्वाचन कार्यालय है उसके पास अभी शिकायत पहुंची है। आज जो भाजपा के जो नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने पुलिस और चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने पुलिस को शिकायत और चुनाव कार्यालय को शिकायत भेजी है कि पंजाब से काफी संख्या में, हजारों की संख्या में पंजाब की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। और न केवल पंजाबी गाड़ियां हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो पूरी तरह सरकारी गाड़ियां हैं, और एक तरह से उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का भी आरोप कहीं ना कहीं पंजाब के ऊपर इस पर लगाया है। जिस तरह से ये पंजाब की लगातार गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती जा रही हैं, और खास तौर पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, उन्होंने तो सुरक्षा के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस आने वाला है। ऐसे में लगातार इतनी संख्या में पंजाब की गाड़ियों का आना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो सकता है। इसका कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायत चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को भी की है। जी गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। और अब बात होगी महाकुंभ में योगी कैबिनेट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समूचे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ नगर के पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे राज्य में विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। बैठक के चलते संगम के स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखते हुए इसे अप्रैल में करने का फैसला किया गया। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर नई विकास इकाई या धार्मिक नगरी बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोई को भी शामिल किया जा सकता है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्र के विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार के प्रस्ताव के तहत चित्रकूट से 12 तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव को योगी कैबिनेट हरी झंडी दे सकता है, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रयागराज तक हो जाएगा। बैठक में प्रयागराज और इससे सटे धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, चित्रकूट, भदोही को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है। बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों ने भी उम्मीद जताई कि आज होने वाली बैठक में होने वाले फैसले प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और रामेंद्र, उत्तर प्रदेश की आज प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक और उसके बाद योगी अपने पूरे कैबिनेट के साथ त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाएंगे। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रामेंद्र। सबसे पहले तो आज की ये प्रयागराज में जो योगी कैबिनेट यानी कि त्रिवेणी के किनारे जो योगी की कैबिनेट हो रही है, इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कुछ बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है, अभी तक की क्या जानकारी? देखिए, एक तो धार्मिक आयोजन के साथ जिस तरह सरकार का जुड़ाव हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक स्थान पर आकर के इस तरीके की कैबिनेट की बैठक कर रही, यानी सरकार भी धर्म को स्वीकार करती है और सरकार उस तरीके से काम करती है जिस तरह धर्म सबके लिए काम करता है, सरकार भी उसी तरह सबके लिए काम करने का ये एक प्राकट्य है कि किस तरह बताया जाए। दूसरा, जो धार्मिक रूप से जो 4, 5, 6 जिले हैं जैसे बनारस है, मिर्जापुर है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, इन जिलों को किस तरीके से एक साथ लिंक किया जाए। देखिए रितु, आपने उत्तर प्रदेश कवर किया, पूर्वांचल का हिस्सा है, बुंदेलखंड का हिस्सा हो, दोनों पिछड़े हिस्से हैं, उनको कैसे बेहतर स्थिति में लाया जाए इस पर सरकार काम कर रही है। अगर पर्यटन का ये क्षेत्र बेहतर हो जाए कि चित्रकूट लिंक हो रहा है, उधर से जो डिफेंस कॉरिडोर है उससे प्रयागराज चित्रकूट से लिंक हो जाए और वाराणसी हो जाए, सोनभद्र हो जाए, सोनभद्र और मिर्जापुर को अगर आप पूरा घूम लीजिए तो आपको लगता है पूरा उत्तर प्रदेश आपने घूम लिया है। इतनी
शानदार झरने हैं, नदी हैं, पठार हैं, पेड़ हैं, जंगल हैं। तो इस तरीके से जो इको टूरिज्म है, जो आध्यात्मिक टूरिज्म है, इस सब को भी एक साथ किया जा रहा है। जो दूसरा क्या है, जो राम पथ है वो चित्रकूट तक जाके जुड़ता है। तो जो भी धार्मिक पर्यटक आए वो बहुत सारी चीज़ों को घूम सके। तो ये जो धार्मिक रूप से बनाया जाएगा इस क्षेत्र, उसमें कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। सिक्योरिटी ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में बेहतर है, लेकिन और बेहतर की जाएगी। सुविधाएं जैसे होटल की सुविधाएं मिल जाएं, लोगों को निवेश करने के निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। चित्रकूट में बनाए, विंध्याचल में बनाए, जहां पर्यटक श्रद्धालु रुक सके। जब श्रद्धालु रुकता है तो उसका एडवांटेज सबको होता है। तो उत्तर प्रदेश का पहला जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है वो है कि अब उत्तर प्रदेश को पर्यटन के नक्शे पर बहुत मजबूती के साथ लाना है, जिससे धार्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज्म के भी पर्यटक यहाँ आ सके और लोगों के पास पैसा जाएगा। इसका पैसा हर व्यक्ति के पास जाएगा, रिक्शा चलाने के पास जाएगा, होटल चलाने वाले के पास जाएगा, गाड़ी वाले के पास जाएगा, जो छोटी छोटी दुकानें होंगी उनको भी मिलेगा, बड़े होटलों को भी मिलेगा। तो इस तरह बड़ा निवेश होगा और बहुत पैसा आएगा लोगों के पास। तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास ये है कि इस तरह पर्यटन की जो संभावना है उनको बेहतर किया जाए, उस पर काम कर रही है ऋतु। रामेंद्र, इन तमाम फैसलों पर योगी आदित्यनाथ, अब ये संभावित है कि अब से थोड़ी ही देर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पवित्र डुबकी भी लगाएंगे? उसकी भी क्या व्यवस्था है, क्या तैयारियां, और ये कब तक? मैं ऋतु आपको दिखाता हूं। 1:05 पर कहा गया था, लेकिन कैबिनेट के कारण डिले हुआ है, तो थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले करेंगे। 2-4-5 मिनट बाद अभी योगी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देंगे। ये अरैल का वो वीवीआईपी क्षेत्र है जहाँ से पूरी कैबिनेट जाएगी। आप सामने देखिए छोटे छोटे पंडाल बने हुए हैं। ये त्रिवेणी का घाट है जहाँ जाकर स्नान करेंगे। एटीएस यहाँ लग गई है, सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त किए गए, कमांडोज लगाए गए हैं। पूरे क्षेत्र को मतलब पूरी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन्होंने अपने होल्ड में कर रखा है। तो कैबिनेट के लोग यहाँ आकर के गाड़ियों से उतरेंगे और आगे जो नाव बड़ी खड़ी है उस नाव से जाएंगे और आगे जो छोटे छोटे पीले पीले से टेंट दिख रहे हैं वहाँ चट्टी बनी हुई, वहाँ जाके स्नान करेंगे और स्नान करके फिर वापस आएंगे, अपने अपने स्थान के लिए वापस जाएंगे। तो बेसिकली ये त्रिवेणी का घाट है जहाँ हम लोग जिसके सामने खड़े हुए हैं। तो त्रिवेणी में जहाँ माँ गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती जी मिलती हैं, उस त्रिवेणी में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद यहाँ जाएंगे। इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासनिक अमले ने कर रखी। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे व्यापक बंदोबस्त किए गए। इधर पीएससी के लोगों को लगाया गया है कि पूरी तरीके से ये व्यवस्था रहे और इनकी नाव अलर्ट मोड में है। पीछे आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस खड़ी है, वाटर एम्बुलेंस, एक इधर है एक उस तरफ है, कि कोई भी क्रिटिकल पोजीशन के लिए सारे अलर्ट पर रखे गए हैं। और 24/7 48 घंटे के लिए पूरे अस्पताल और पूरे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। चूँकि पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश के यहाँ, जिस तरह केजीएफ ने कहा कि हमने वहाँ जो आग लगी थी उसमें कि हमने कराया है, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत अलर्ट पर हैं। तो एटीएस समेत बड़ी एजेंसियों को यहाँ रखा गया है और सभी अलर्ट मोड में है। ऋतु, अमरीन, 13 तारीख से ही प्रयागराज सभी के आकर्षण का केंद्र है। एक तरफ है बड़ी संख्या, तकरीबन 8 करोड़ की संख्या पार कर चुके हैं श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। और अब जब योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद हैं प्रयागराज में, यानी कि जो बैठकें लखनऊ में होती थी वो आज कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हो रही है। किस तरह के बड़े संदेश योगी आदित्यनाथ अपनी इस कैबिनेट के साथ, कैबिनेट में लिए फैसलों के साथ और इस पूरी बदली हुई यानी कि नए महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ की जो बात की जा रही है, विश्व में जो संदेश देने की कोशिश की है, अभी तक के उस संदेश में कितने सफल योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी तक जो परिस्थितियां हैं उसमें सफल दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दूसरी बात है, हम दिखाएंगे कि आगे किस तरह से जो संगम नोच का एरिया है केवल लोग ही लोग दिखेंगे आपको, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। वहाँ भूमि नहीं दिखेगी, बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी। और अब तक 9.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 9 दिन में 9 करोड़ की संख्या पार कर गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जो माघी पूर्णिमा जो 29 का स्नान है उसमें ही 10 करोड़ के आसपास लोग आएंगे। तो ये संख्या जो 45 करोड़ सरकार ने एसेस की है ये उससे ज़्यादा हो सकती है। संगम नोच का ये किनारा इसी तरह भरा रहता है, बाकी किनारे तो सुबह शाम भरते हैं। आप देखिए उस तरफ जो झूसी वाला इलाका है उसमें भी पूरी तरीके से लोग ही लोग दिखेंगे घाटों पर। अरैल में चूंकि सिक्योरिटी पॉइंट अब उससे थोड़ा टाइट किया गया है जिसके कारण लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी गंगा स्नान जहाँ होता है वहाँ देखिए अरैल के क्षेत्र में भी लोग श्रद्धालु और भक्तगण आकर के स्नान कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा एरिया हमेशा भरा रहता है। और ये 29 और 3 को जो बड़े स्नान होने हैं उनमें ज़्यादा संख्या आने की संभावना है। प्रशासनिक व्यवस्था भी इसी तरह की जा रही।
जो लोग आना चाह रहे हैं उनको बाहर गाड़ियां छोड़नी पड़ेंगी। शटल बसों की सेवा शुरू की गई है, क्योंकि अंदर अगर गाड़ियां आ जाएंगी तो उनके निकलने और आने जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। जिस तरीके का पहले से आकलन किया जा रहा है कि कितने लोग आएंगे, तो शटल बस से आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन है, जिस जगह आप गाड़ी छोड़ोगे वहां तक के लिए बसें मिलेंगी, शटल बस आपको छोड़ देगी। तो गाड़ियों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। जो रूट है, ट्रैफिक रूट है, वो तमाम चीज बदलाव किए गए हैं। 29 से 3 तक ये बदलाव जारी रहेंगे। तो जो लोग भी आना चाहते हैं वो थोड़ा संयमित होकर के आए, क्योंकि उस दिन भीड़ ज़्यादा हो सकती है। हालांकि व्यवस्था इस तरह सरकार ने की है कि सकुशल आप आइए और कुंभ स्नान करके सकुशल जाइए, इस तरह की व्यवस्था की गई। और ये ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश सरकार की जो महाकुंभ से कर रही, जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले देखा जाता था उसमें क्या बदला है, ये दिखाना है दुनिया को, देश को, कि क्यों उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश में क्या बेहतर हुआ, उत्तर प्रदेश में कौन से धार्मिक स्थल है। अगर राम जी को जानना चाहते हो तो अयोध्या आइए, अगर कृष्ण जी को जानना चाहते हो मथुरा आइए, शिव जी की नगरी आना चाहते हो तो वाराणसी आइए, प्रयागराज धार्मिक नगरी है, विंध्याचल आइए, चित्रकूट आइए, इको टूरिज्म जाना है तो आप वहाँ जाइए, लखीमपुर जाइए, पीलीभीत जाइए, बहराइच जाइए। तो इस तरीके के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो उत्तर प्रदेश पर्यटकों को लुभाएगा। तो ब्रांडिंग भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो महाकुंभ प्रयागराज से कर रही है। ऋतु, बिल्कुल रामेंद्र, हमने देखा कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश की, अगर हम 3 ऐसे धार्मिक स्थलों की बात करें, अयोध्या की, वाराणसी की और प्रयागराज की, तो पूरी तरीके से, चाहे वो काशी का कॉरिडोर हो, प्रयागराज में एक अब आज की तारीख में कुंभ सिटी का एक तरह से पूरा तैयार करके महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़े उपहार के तौर पर दिया है। अगर वहीं अयोध्या की हम बात करें तो इन तीनों जगहों के साथ अब एक धार्मिक सर्किट यानी धार्मिक जोन विकसित करने, एक लंबा प्रक्रिया थी 2017 के बाद से आके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने क्या ये एक बड़ा परिवर्तन किया है जो सिर्फ धार्मिक सर्किट तक एक सीमित नहीं है, ये यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने जा रहा है, लोगों के जीवन को बदलने जा रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कि कुशीनगर का जो एरिया है वो ऑलरेडी बुद्ध सर्किट के रूप में, और देश दुनिया के पर्यटक वहाँ आते थे। ताज आगरा का जो सेंटर है, दुनिया के लोग वहाँ आते थे। लेकिन जो धार्मिक पर्यटन था उत्तर प्रदेश का, वो रुका हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर की स्थिति आप जानती हैं कि किस तरीके से विपरीत स्थिति में थी। जैसे राम मंदिर बना है, वहाँ कॉरिडोर बना है, वहाँ सुविधाएं विकसित हुई हैं, वहाँ होटल्स आए हैं, तो अब आते हैं लोग, रुकते हैं। पहले क्या था, अयोध्या कोई जाता था तो 10-20 रुपये खाना खाया और वापस आ जाता, तो श्रद्धालु होता जो भगवान के, राम के श्री चरणों में क्यों नमन करने जाता था। वहाँ पर्यटक पहुँच रहा है, वहाँ अच्छे होटल बन गए, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं दी गई। काशी इससे पहले भी बेहतर था, लेकिन काशी उससे बेहतर हुआ। काशी में जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा पर्यटक पहुँच रहा। कोई होटल खाली काशी में नहीं मिलता, काशी की पूरी गलियाँ भरी रहती। काशी के जो दुकान वाले हैं, अब आप समझिए कि उनकी बम बम है, वो माँ, उनको लगता है कि भगवान शिव ने हमको क्या दिया है। तो इस तरीके से वो हो गया। अभी मथुरा में भी आप जान लीजिए कि भीड़ लगातार रहती। हालांकि वहाँ मंदिर अभी छोटा है, वहाँ वो दिव्यता नहीं आ पाई है, लेकिन कृष्ण की भूमि की जो दिव्यता है उसको देखने और उसको समझने के लिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं, माँ राधा के चरणों में नमन करने जाना चाहते हैं। तो मथुरा का भी वही हाल है। और जो विंध्यवासिनी, जहाँ मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, उसका कॉरिडोर बन गया है, तो वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं। चित्रकूट पहले से पौराणिक नगरी, तो अगर इस तरीके से देखिए ना, तो धार्मिक पर्यटन के लिए आप उत्तर प्रदेश आपको आना ही पड़ेगा। जो भगवान राम, कृष्ण या शिव जी से जो भी अपने आराध्य देव उनसे जुड़ना चाहता, उनके मिट्टी को नमन करना चाहता, उनके मंदिर जाना चाहता, तो उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश नए तरीके से अपने को डेवलप कर रहा है और वो छाप आपको महाकुंभ से दिखाई पड़ रही है। ऋतु, रामेंद्र, उत्तर प्रदेश नए तरीके से डेवलप कर रहा है और योगी आदित्यनाथ की अपनी एक कार्यशैली है, अपना एक अंदाज है काम करने का, और शायद यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं प्रयागराज में। लेकिन राजनीतिक हमले भी इसमें हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का साफ कहना है कि कुंभ राजनीतिक फैसले लेने की जगह नहीं है। देखो, अखिलेश तो राजनीति कर रहे हैं, उनको पता है कि जैसे सनातन संस्कृति एक साथ जुड़ेगी, वैसे ये जो छोटे छोटे जात के कारण खड़े हुए दल है उनके लिए संकट आएगा। अखिलेश के समय यही प्रयागराज अतीक के नाम से जाना जाता था, बनारस मुख्तार के नाम से जाना जाता है। अब आप कुंभ के नाम से जानते हो कि महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा, और बनारस को काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हो। ये बदला है, शायद अखिलेश उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अखिलेश जितना धार्मिक टिप्पणियां करेंगे उतना उनके लिए चुनौती
चुनौतियां होंगी। वो जब शिव जी को टिप्पणी करते और हंसते हुए कहते हैं कि शिव जी तो हमारा भी घर खोदा जाए, मुख्यमंत्री का निवास खोदा जाए तो मिल जाएंगे, तो इस तरह की टिप्पणियां स्वीकार, भले ही त्वरित रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन उसको लोग सहज रूप से मन में रख रहे हैं। और आगे चल के चुनौतियां, राजनीतिक लोग राजनीति करें, धर्म के मामले में टांग ना लाएं। और अगर राजनीति में धर्म आ रहा है तो इसका मतलब सुचिता आ रही है वहां। अगर धर्म से राजनीति चलती है तो इसका मतलब लोगों के लिए काम हो रहा है। हाँ, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म निश्चित रूप से होना चाहिए। और राजनीति का अगर धर्म नहीं है तो राजनीति किसी मतलब की नहीं है। अखिलेश यादव जी ने क्या किया, समाजवादी पार्टी के जो पूरा घराना उसने क्या किया, ये बताने की बात नहीं कि मैं कुंभ में खड़े होकर बताऊं। और जो योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए क्या किया, एक पैसा उनको नहीं चाहिए, तख्त के बिस्तर पर लेट के सो जाते हैं, सवेरे 4 बजे से घंटी खुनखुनाते हुए जनता के काम शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि साहब इतने सब सुबह उठ जाते हैं और सवेरे से काम शुरू कर देते हैं, लोगों की समस्याएं सुनना शुरू कर देते हैं। तो दोनों में बेसिक अंतर है। वो गृहस्थ आश्रम से आए तो योगी हैं, और जब कोई योगी किसी चीज को बनाने के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए एक विचारधारा होती है, केवल बनाना है, केवल बनाना है। तो उत्तर प्रदेश को बनाने की नियत से योगी आए हैं, इसलिए वो अखिलेश और योगी में बड़ी तुलना हो ही नहीं सकती। दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, दोनों का अलग अलग बौद्धिकता है, दोनों संस्कृति को अपने अलग अलग मायने से देखते हैं। अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, भारत की संस्कृति को किस तरह जानते हैं हम नहीं जानते, लेकिन योगी जिस विजन से देख रहे हैं वो हम लोगों को दिख रहा है। अखिलेश का दौर भी हमने देखा है। तो योगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरह कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, जिस तरह कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, उससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को नई दिशा में ले ही जाएंगे, उसमें कोई बाधा भी नहीं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो बोरा धस्त उनके ऊपर रखा हुआ है, जरा सी आग लगने की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत योगी जी को फोन करके पूछा कि आग घटना कैसे हुई, क्या है, कोई कैजुअलिटीज तो नहीं है। तो हम गए थे, जब उन गीता प्रेस वालों से बात की तो उन्होंने कहा पीएम ने हमसे बात की, मुख्यमंत्री ने हमसे बात की है, हम संतों का इसी तरीके से भरण पोषण जारी रखेंगे, उनका भोजन करा रहे थे, उनको कपड़े बांट रहे थे। तो इतनी बड़ी घटना के बाद भी जो संस्थाएं काम करी, इसके पीछे ये ऊर्जा है दोनों योगियों की। जो केंद्र में बैठे हैं नरेंद्र मोदी भी, वो भी योगी की ही भूमिका में, अपने लिए कुछ नहीं करना है, और इसी तरह योगी आदित्यनाथ के लिए भी अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो दोनों में बड़ी दिक्कत है। अखिलेश जी दौर में पैदा हुए, बड़ी चुनौती वाला दौर है कि उनको योगी से टकराना है। उनको किसी भोगी से अगर लड़ना होता तो शायद अखिलेश सार्थकता सिद्ध हो जाती। योगी से लड़ने में थोड़ी सी चुनौतियां तो हैं उनके सामने, और राजनीति में ये कहते रहेंगे, लेकिन टिप्पणी से बचते तो बेहतर होता। ये चूंकि ये धार्मिक टिप्पणियों में राजनीति को नहीं आना चाहिए, ये अच्छा होता। रितु, बिल्कुल रामेंद्र, और पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि उस मानसिकता, उस सोच को बदला गया है कि कोई भी चीज सिर्फ राजधानी तक सीमित क्यों रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ही क्यों ना हो। कैबिनेट का प्रयागराज में होना, इस पर राजनीतिक हमले भले ही राजनीतिक पार्टियां करें, लेकिन एक बदलती सोच दिखाई देती है। जब दिल्ली में G20 का आयोजन हो रहा था तो किस तरह से पूरे देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में G20 का आयोजन हुआ। यही नहीं, प्रवासी जो दिवस होता है उसका समारोह किस तरह से इस बार असम में जाके हुआ है। तो उस सोच को बदला गया है कि सारी चीजें सीमित सिर्फ राजधानी तक क्यों रहें। और योगी आदित्यनाथ एक दृढ़ निश्चय वाले और बड़े संकल्प और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कुछ चीजें तय की हैं उसको पूरा कर रहे हैं। उसी के तहत प्रयागराज पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुछ बड़े फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं। उसके बाद अपने पूरे मंत्री परिषद के साथ योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी में पवित्र डुबकी भी लगाएंगे। तो इन तमाम खबरों को आप तक लेते आएंगे। रामेंद्र, अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया। और आइए बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हो गए हैं। आज बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना और सुनिश्चित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान को एक पहल बनाने के लिए देशवासियों की प्रशंसा की। इस योजना के 10 साल के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन 10 सालों में इस योजना ने बेमिसाल काम किया है। कैसे इस योजना की शुरुआत रही और क्या कुछ इस योजना में रहा है, आइए जानते हैं। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 100 करोड़ की फंडिंग के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। बेटी कहीं पर भी जाए वो हमेशा आपका गौरव बढ़े, उसी प्रकार का काम करती है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंगानुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है,
ताकि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रोका जा सके। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बहुत बदलाव आए हैं। अगर हम देखें तो निश्चित रूप से दोनों ही जो सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो उसमें भी, और एक सामाजिक सोच जो होती है तो उसमें बदलाव आया और अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। इस योजना को बनाते समय मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। बाल लिंगानुपात में सुधार, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, बालिकाओं का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करना। इस योजना के विस्तार को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पिछले 10 सालों में इस योजना ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो हरियाणा का जो लिंगानुपात था 2015 में वो 871 था, परंतु आज हरियाणा का लिंगानुपात 900 पार कर गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की मुख्य उपलब्धियां भी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसआरबी में सुधार 918 से बढ़कर 930 हो गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51 से बढ़कर 78% हो गया है। संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है। त्रैमासिक प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण की बात करें तो 61% से बढ़कर 80.5% से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार की इस योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है। मेरी पोती ये 3 पीढ़ी में हुई है, जिससे मुझे बहुत खुशी है। मैंने इसकी खुशी में कुआ पूजन भी करवाया था। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का जो अभियान है उससे लोगों में बहुत बदलाव आया है, जिससे लड़कियां अब काफी आगे तक बढ़ गई हैं। वर्तमान सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास के लिए कार्य कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसके अंतर्गत तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिल सके और आगे भी लगातार उनको लाभ मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 साल पूरे होने पर इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान को एक पहल बनाने के लिए देशवासियों की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पिछले 1 दशक में ये लोगों की तरफ से संचालित एक परिवर्तनकारी पहल बन गई है और इसने सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी को आकर्षित किया है। पीएम मोदी अपने पोस्ट में लिखा कि विभिन्न सामुदायिक सेवा संस्थान और लोगों के समर्पित प्रयास की वजह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। व्यापक रूप से कम बाल लिंग अनुपात में पीछे रहे जिलों में भी इस योजना की वजह से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और जागरूकता अभियान की वजह से लैंगिक समानता की अहमियत को लेकर समाज में एक गहरी समझ विकसित हुई है। पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने नया संकल्प रखते हुए कहा, मैं उन सभी हितधारकों की सराहना करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर जीवंत बनाया है। आइए हम अपनी बेटियों के अधिकारों की रक्षा करना जारी रखें, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करें और ऐसा समाज बनाएं जहां वो बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सके। और आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 ITI को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को
जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा। और वाराणसी, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वो रीजन होंगे जो वास्तव में यहां की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहां पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। दूसरा है चित्रकूट से चित्रकूट और प्रयागराज के गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ यहां पर भी जोड़ने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जो चित्रकूट से
चित्रकूट की दूरी को प्रयागराज के साथ जोड़ सके और रीवा हाईवे जो नेशनल हाईवे है, इस हाईवे को भी एक सुविधा इस एक्सप्रेसवे के साथ, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रयागराज की अपनी आंतरिक चैलेंजेज हैं, ट्रैफिक के चैलेंजेज हैं, और इसमें हम लोगों ने अभी से यहाँ पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लखनऊ रायबरेली होते हुए प्रयागराज की दूरी को बहुत आसान किया है, जिसमें गंगा नदी पे एक 6 लेन का ब्रिज भी बन रहा है। इस समय हमने उसकी एक व्यवस्था स्टील ब्रिज दिया है इस पूरे महाकुंभ के दौरान, जो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो नया ब्रिज भी समय रहते हुए कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अन्य कनेक्टिविटी के लिए यहां से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यहां पर जो मांग हो रही थी, प्रयागराज शहर की तरफ से सलौरी और हेतापट्टी के बीच में, झूसी के बीच में इस पूरे ब्रिज को बनाने की एक कार्रवाई को, 4 लेन के एक ब्रिज को सरकार इसको बनाएगी। दूसरा, रीवा की तरफ से और जो आपके अरेल की ओर से जो यहाँ पे प्रेशर है यमुना जी के ब्रिज पे, सिग्नेचर ब्रिज आज से 20 साल पहले बनकर के तैयार हुआ था। आज यहाँ पर उसकी दिशा से बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता यहाँ पर है कि उसके पैरेलल एक नया ब्रिज बने। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि हाँ, शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा से, डेवलपमेंट और रोजगार की दिशा से, और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है, अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब कुंभ के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ेगा तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आने वाले श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। मैं आप सबका तो महाकुंभ से योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश को महा गिफ्ट। कैबिनेट के तमाम फैसलों पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के आज 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। योजना के तहत नवंबर 2024 तक 4 करोड़ 10 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जो लोगों की बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। देश में लाखों बेटियों के सपनों को साकार करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना सफलतापूर्वक अपने 10 वर्ष पूरे कर चुकी है। बेटियों की आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के समावेश के साथ पिछले 1 दशक में योजना काफी असरदार रही है। योजना के तहत बेटी के जन्म के समय या 10 साल की उम्र तक खाता खोला जा सकता है। 250 रुपए की न्यूनतम राशि से सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। माता पिता या संरक्षक केवल 2 बालिकाओं के लिए खाता खोल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम
1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान ब्याज दर 8.2% है। नवंबर 2024 तक 4 करोड़ 10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। नवंबर 2024 तक इन खातों में कुल 2,63,720 करोड़ रुपए जमा हुए। साथ ही जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा खाते में रकम खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकती है और खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होता है। योजना के तहत बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर खाते से जमा राशि का 50% हिस्सा निकाला जा सकता है। इस योजना से परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ समावेशिता और प्रगति की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसका जन्म होते ही मैंने प्रधानमंत्री की सुकन्या समृद्धि योजना ले ली थी। ये योजना बच्चियों को उनकी शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इनके पहले जन्मदिन पर ही मैंने इनको उपहार स्वरूप इनका अकाउंट खुलवाया था सुकन्या समृद्धि योजना में, जो आप पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों से खुलवा सकते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की लाडली बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। 10 वर्ष पूरे कर चुकी सुकन्या समृद्धि योजना देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल का प्रमाण है। शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए इस योजना से परिवारों में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिला है। साथ ही खाता खोलने में लगातार हो रही वृद्धि लोगों में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति का संकेत है। जैसे जैसे राष्ट्र लैंगिक समानता और समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, सुकन्या समृद्धि योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को एक समर्थक और सशक्त वातावरण में सपने देखने, हासिल करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 78% जमीन सरकारी है। ये जानकारी वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव देने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में कल प्रदेश शासन की ओर से दी गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के पक्ष को सुना गया। जेपीसी को बताया गया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर यूपी सरकार नई नियमावली लाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड के किसी संपत्ति पर दावा किए जाने पर उसका 1952 के राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। यूपी की अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर वक्फ भूमि है, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी है। प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 58,000 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 5 और 6 की हैं। ये दोनों श्रेणियों में सरकारी और ग्राम समाज की जमीन दर्ज होती है। बलरामपुर अस्पताल, आवास विकास, एलडीए समेत तमाम विकास प्राधिकरण की जमीनों समेत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीनों पर भी वक्फ अपना दावा कर रहा है, जबकि ये सभी जमीन सरकारी है। आवास विकास व विकास प्राधिकरण की जिन जमीनों को वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है, उन्हें इन दोनों संस्थाओं ने संबंधित नगर निकायों से नियमानुसार लिया है। सच्चर कमेटी ने यूपी की जिन 60 संपत्तियों को वक्फ की बताया था, उनके बारे में भी शासन की ओर से जेपीसी में स्थिति स्पष्ट की गई। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले विभिन्न राज्यों में हमारी बैठक हो चुकी है। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला डीआरडीएल ने लंबी अवधि की सुपरसोनिक दहन रैमजेट या स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की पहल की है। डीआरडीएल ने कहा कि इन तकनीकों को विकसित किया गया है और भारत में पहली बार 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड
टेस्ट का प्रदर्शन किया गया है। सफल ग्राउंड टेस्ट अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिशनों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन्नत हथियारों की एक श्रेणी है। ये ध्वनि की गति से 5 गुना या 5400 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक से चलती है। अमेरिका, रूस, भारत और चीन सहित कई देश सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हाइपरसोनिक वाहनों की कुंजी स्क्रैमजेट है। ये हवा में सांस लेने वाले इंजन हैं जो बिना किसी गतिशील हिस्से का उपयोग किए सुपरसोनिक गति पर दहन को बनाए रखने में सक्षम हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से एक महीने में 17 लोगों की मौत के बाद दहशत का माहौल है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रहस्यमयी मौतों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ बैठक की। बैठक में रहस्यमयी बीमारी के रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई और उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अधिकारियों को गांव की आबादी की निगरानी के लिए उचित SOP तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। क्वारंटीन किए गए लोगों की देखरेख के लिए भी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। मौतों के कारणों का पता नहीं चलने तक जांच जारी रखने की बात की गई। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने गांव से नमूने लेने वाले राष्ट्रीय निदान संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों का अध्ययन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने इन ग्रामीणों के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस विभाग द्वारा गठित SIT और गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए मंत्री स्तरीय दल सहित अन्य जांच एजेंसियों द्वारा अब तक किए गए कार्यों का भी संज्ञान लिया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह ने बैठक में बताया कि परिवारों को अलग थलग करने और परीक्षण के बाद उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति में दिखाई देने वाले किसी भी लक्षण की निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य दल वहां तैनात है। स्थानीय PHC, CHC को तैयार स्थिति में रखा गया है। और इस वक्त स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड में स्विस फेडरल रेलवे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच रेलवे में सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और रखरखाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दरअसल अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक में शिरकत करने के लिए स्विट्जरलैंड में हैं। 20 से 24 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त है खेल की खबरों के लिए, जिसके लिए सीधे रुख करेंगे अपने साथी गौरव का। शुक्रिया रितु। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू होने वाली T20 सीरीज की खबर के साथ, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ यूं तो T20 में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच बदलने का रुख रखते हैं। तो एक बड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि T20 की ये जंग है और T20 की जंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिलता रहा है। बात कर लेते हैं हॉकी की। तो रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने JSW सुरमा हॉकी क्लब को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हरा दिया। ओडिशा की ओर से पेनल्टी शूटआउट में सोनिका और कैटलिन नॉप्स ने गोल किए। वैसे मैच के दौरान ओडिशा वॉरियर्स का दबदबा देखने को मिला और गेंद पर उन्होंने नियंत्रण को बनाए रखा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो बेलारूसी खिलाड़ी एरिना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रूस की अनास्तासिया पाव्लिचेंकोवा को 2-6, 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ साबालेंका ने लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के लिए अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश कर दी है। अपने 5वें ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रही साबालेंका का सेमीफाइनल में सामना स्पेन की पाउला बाडोसो से होगा। अब बात कर लेते हैं नोवाक जोकोविच की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 10 बार विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के सर्बिया के नोवाक जोकोविच 12वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के इरादे को लेकर चल रहे हैं और अभी तक टूर्नामेंट में उनका शानदार खेल देखने को मिला है।
तो रितु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव खेल की खबरों के लिए। और अभी तक के मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।